हेलो मेरे दोस्तों, दिस साइड दीपक और आप देख रहे हैं दीपक क्लासेस। और रेगुलर अपडेट मैं आपके सीएमए से रिलेटेड दे रहा हूँ। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट है रेगुलर बेसिस पर अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। आज मैं जो लेकर आया हूँ टॉपिक वो है स्टेप वाइज मार्किंग डिटेल वीडियोस। इसके अंदर आपको जो एग्ज़ाम आप देंगे इसके अंदर कैसे आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होगी, कब आपके नंबर कितने मिलेंगे और कब आपको जीरो मिलेंगे। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो देखते हैं। डिटेल इन द सेंस कि ज़्यादा मैं एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा किस तरीके से है, और इंटर हो चाहे फाइनल दोनों के पेपर को लेकर समझते हैं कि किस तरीके से आपको मार्किंग मिली जाएगी, दी जाएगी। ठीक है जी। आइए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। पहली बार अगर चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिएगा। रेगुलर अपडेट सीएमए से रिलेटेड है कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीएमए से रिलेटेड मेरे को देख रेगुलर बेसिस पर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमारी स्टेप वाइज मार्किंग होगी। आइए दोस्त, जैसे कि हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट के एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं और फाइनल के एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं ना। तो इंटर की पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि इंटर में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी में किस तरीके से स्टेप मार्किंग होगी, और फाइनल के अंदर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल ले लेते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा सारे पेपर का। अब जैसे इंटरमीडिएट में बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले सेक्शन में तो भैया आपको टिक मार्क करने हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। दूसरे सेक्शन के अंदर आपका सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें से आपको एक नंबर का आंसर लिखना है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू इस चीज़ का है कि आपके पास जो सेक्शन सी है इसके अंदर आंसर लिखना है सेक्शन बी के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आंसर टाइप कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो सेक्शन नंबर आपके पास सी है। अब सेक्शन सी के अंदर 48 मार्क्स का है जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 6 में से। अब अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके पास जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक मिनट ना, ये वाला क्वेश्चन है जैसे कि, तो क्वेश्चन नंबर बी जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन आपके पास आया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपको आपको क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है, ध्यान सुनिए क्या कहा है इंस्टीट्यूट ने, किस तरीके से स्टेप मार्किंग होगी। कहता है जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको एक रफ शीट दी जाएगी, पेन वन लगे जाएंगे, पेपर नहीं लेकर जाना, कुछ भी अपने घर से लैपटॉप नहीं लेकर जाना, पेपर नहीं लेकर, कुछ नहीं लेकर जाना, सिर्फ पेन लेकर जाना है। वाटर बॉटल वगैरह जो भी है, सैनिटाइजर बॉटल वगैरह जो भी है वो ले जाइएगा। कैलकुलेटर ले जाइएगा, नॉन साइंटिफिक नहीं, नॉन साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा, ये क्वेश्चन है आपके पास है ना, ये क्वेश्चन है आपके पास, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन आपको पेपर दिया जाएगा, वहां पर सॉल्व करोगे पूरा, और उसको सॉल्व करने के लिए भी कोई अच्छा फॉर्मेट नहीं बनाना। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए भी वहां पर दोस्तों कोई भी आपको जो आपको रफ शीट मिलेगी, उसमें आपको कोई अच्छा फॉर्मेट नहीं बनाना, पूरा पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, आपको सिर्फ आंसर निकालने के लिए वहां कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, आपको आंसर निकालने के लिए वहां पर कैलकुलेशन करनी है। तो आपको रफ शीट दी जाएगी, उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपसे सिर्फ पूछा जाएगा व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का रेप्लिकेबल रेट बता दीजिए। अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सही निकाल दिया, सही निकाल के यहाँ पर टाइप कर दिया, ये तो टाइप कर सकते हो, ये तो नॉर्मल है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि आप टाइपिंग इतना नहीं कर सकते, 33.33% नहीं लिख सकते, टाइपिंग नहीं है। तो टाइपिंग आप इजीली कर सकते हो, यहाँ पर 33.33% लिख सकते हो, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, कोई भी आपको पूरा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं बनाना, मैं फिर कह रहा हूँ, रफ शीट दी जाएगी, उसमें रफ तरीके से आप काम करिए और आपका आंसर निकालिए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आपने रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कर यहाँ टाइप कर, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए कि आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गलत है, आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गलत है, तो आपके यहाँ पर 0 नंबर हो जाएंगे। और अगर आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो जाएगा तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गलत है तो सब गलत हो जाएगा, तो सारे में 0 मिल जाएगा आपको। अब ये वाला जो स्टेप मार्किंग है इस तरीके से है, ऑनलाइन एग्जाम में स्टेप मार्किंग किस तरीके से, इस तरीके से कि आपको सब क्वेश्चन दिए जाएंगे इस तरीके से, और सब क्वेश्चन में आपको अपना रफ शीट दी जाएगी, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको 33.33% आंसर निकालना है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है, देखो सुनो, इसमें एक फायदा भी है। फायदा ये है कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है, कोई भी घाटा नहीं है इसके अंदर, कोई भी डिसएडवांटेज मुझे देखने को नहीं मिला, मेरे को यहाँ पर बेनिफिट ही देखने को मिला है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को अच्छे से क्वेश्चन आता है, वो अच्छे से प्रैक्टिस करके आया है, वो तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देगा ना भाई, वो तो इतना सिंपल है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, वो कैलकुलेट कर लेगा। अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ने सही करा तो 2 नंबर आपको मिलते, कोई प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इधर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ठीक है, थ्योरी पेपर में प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ थ्योरी पेपर में उन्होंने क्या कहा, पहले प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। तो ये आपके पास रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपने टिक कर दिया, और अगर किसी स्टूडेंट का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गलत हुआ तो उसका मतलब उसने सारे सोल्यूशन गलत कर दिए सर। पर सर पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले आप क्या करते थे, पहले आप प्रॉपरली पीएनएल अकाउंट मेंटेन करते थे, और उसमें यहाँ 2 ओपनिंग स्टॉक 2 क्लोजिंग स्टॉक। तो उन्होंने क्या कहा है, इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है, आपको पहले की स्टेप मार्किंग नहीं पता,
पहले ऐसे नहीं मिलती थी स्टेप मार्किंग 12वीं क्लास की तरह कि ओपनिंग स्टॉक डाला तो आधा नंबर मिल गया, परचेज डाला तो आधा नंबर मिल गया, ऐसे नहीं। पहले भी ऐसी हुआ करती थी। जब आप ये सारा पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो जो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आता था अगर वो ठीक होगा तब आपके 2 नंबर होंगे। मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक डालने के आपके नंबर नहीं है, आपका एंड आंसर का नंबर है। और वो यहां पर भी कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम पहले स्टेप मार्किंग करते थे वैसे ही अभी कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। पहले भी ऐसी होती, हमें नहीं पता भाई कैसे स्टेप मार्किंग होती थी, पहले भी ऐसी हुआ होगी। तो वो कह रहे थे सर कि पहले भी ऐसी ही स्टेप मार्किंग होती थी। आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तब 2 नंबर मिलेंगे। मतलब आपने ट्रेडिंग अकाउंट सब मेंटेन करा, सब कुछ डाला, ओपनिंग स्टॉक साइज को डाला, सारी एडजस्टमेंट ठीक करी हुई है, पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया, गलत है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसी होती थी पहले भी और ऐसी हो रही है अब भी। तो कोई भी चेंजमेंट नहीं है पहले और अब के अंदर। क्लियर है? तो बेटे इसके अंदर भाई, इसके अंदर कोई भी ऐसा इशू नहीं है, मुझे कहीं इशू नहीं लग रहा, बहुत सिंपल है। और बता फायदा इसलिए है कि पहले हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाकर शो करना होता था हर एक चीज। यहाँ पर फॉर्मेट वर्म कुछ नहीं बनाना, अपनी रेप कैलकुलेशन करिए, रेप कैलकुलेशन से आंसर निकालिए और जल्दी आंसर निकल जाएगा अगर आपने ढंग से तैयारी करी होगी। बस वही वाली बात है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें गलती कुछ नहीं है, गलती कुछ नहीं है। वहां पर भी ऐसी होता, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत होता तो आपका नेट प्रॉफिट गलत आता, नेट प्रॉफिट गलत आता तो बैलेंस शीट मैच नहीं करती, तो वहां भी पूरे नंबर 0 हो जाते। ठीक है, आपकी कोई एडजस्टमेंट के नंबर नहीं थे, आंसर के नंबर थे। ऐसे सर ने कहा है, ऐसे बलविंदर सर में ये कह के गए हैं कि पहले की स्टेप मार्किंग भी ऐसे ही हुआ करती थी। आपके एक एडजस्टमेंट ठीक करने का नंबर नहीं है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना, इसका नंबर है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना इसका नंबर था पहले भी। इसके निकालने के लिए जो आपने प्रोसेस करा उसका कोई नंबर नहीं है, और पहले भी था अब भी है। पर पहले और अब में फायदा ये है, अब वाले ऑनलाइन एग्जाम में ये बेनिफिट है कि हमारा जो समझने की कोशिश करो, हमें पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना, हमें रफ सीट के अंदर काम करना है, रफ सीट के अंदर सब कुछ कैलकुलेशन करनी है और आंसर पुट कर देना है बस। अब आप भाई आपका अच्छा से आप करम आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो आराम से इजीली आप रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे कुछ और अमाउंट पूछा गया है, जब आप और कैलकुलेशन करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट डालना है। यार एक अमाउंट डालो, आंसर निकालो, 4 नंबर मिल रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर? और पता है बेनिफिट इस चीज का ये है कि हमें प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन अच्छे से प्रेजेंट करके नहीं दिखाना, ना हमें नरेशन लिखनी, ना हमें टू ओपनिंग, कैसा भी कर दो कैलकुलेशन, ओरली कर दो, कैसे कर दो, आपको आंसर पुट करना, आपका नंबर मिल जाएंगे। ये मुझे बेस्ट लगा है इसके अंदर। हाँ, अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके होना टाइपिंग वाला होता तो गलत था, पर आपको एक रफ शीट दी जाएगी, उसमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए जिस तरीके से करिए, चाहे अब वो ओएमएसएम हो। बच्चों को ओएमएसएम में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, किस तरीके से करिए ओएमएसएम का, जो मर्जी बना लीजिए आप ओएमएसएम के लिए, ओएमएसएम के अंदर जो मर्जी कर लीजिए आप, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करिए, एंड आंसर बता दीजिए अपना, एंड आंसर पुट करिए, आपके नंबर आ जाएंगे। प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही कहीं, ठीक है। और वो कह रहे थे पहले भी हम ऐसी स्टेप मार्किंग करते थे, जब आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था आपके एंड आंसर पे ही हम नंबर देते थे, आपके ऊपर वाले नंबर नहीं देते थे। स्टेप वाइज क्या होता था कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, भाई इतना पार्ट सॉल्व कर दिया, इसके कितने नंबर मिलेंगे, इतना आंसर सही आया तो उसके कितने नंबर मिलेंगे, ऐसे सोल्व होता था। तो इस तरीके से है, तो कोई भी इशू नहीं है दोस्तों इसमें। इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वो सेम ऑफलाइन की तरह ही है, बस आंसर को आपको टाइप करना है, इतना सही काम करना है। मुझे कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ये तो था सर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जैसे ये जो वर्किंग नोट दिखाना ना, ये नहीं दिखाना, जैसे यहाँ पर शो करने ना, ये नहीं दिखाना। पता क्या करना है आपको, आपको आपको अपने रफ सीट में ये सॉल्व करना है। अमाउंट डाल दो ना, ये भी लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ डालो 1,35,000 पे ये, 6,45,000 का डेबिट साइड का ये अमाउंट डालो, 3 लाख, ये तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट साइड के अमाउंट ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं जी, अमाउंट पुट करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, उससे रेट कैलकुलेट कर लो, पहला आंसर ही आ गया। फिर ये बना के दिखाइए, दूसरा आंसर आ जाएगा। ऐसे करके निकालिए सर, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब पता है क्या है, अब यहां पर बात करें जैसे कि ये पीएनएल अकाउंट का क्वेश्चन आ गया। अब पीएनएल अकाउंट का क्वेश्चन आप देख रहे हो, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट है, इन एडजस्टमेंट के नंबर नहीं होते थे पहले भी इन एडजस्टमेंट के नंबर नहीं होते थे, नंबर होते थे सिर्फ मेन आंसर के। आपने सारी एडजस्टमेंट करी, सारी एडजस्टमेंट अगर ठीक करी होगी तो आपका ग्रोथ प्रॉफिट ठीक आया होगा, और जैसी ग्रोथ प्रॉफिट ठीक आया आपको नंबर मिल जाते थे। और ऐसे अब भी है, ऐसी अब भी है दोस्तों। कह रहा है जी भैया कैलकुलेट करो परचेज, और देखो ये यही तो स्टेप बाय मार्किंग है भाई, सही परचेज और सही सेल को कैलकुलेट करिए। अब सही परचेज और सही सेल निकालेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, कोई चैरिटी में दे देता है, कोई डोनेशन दे देता है, कोई एडवर्टाइजमेंट करा देता है, सैंपल में फ्री सैंपल, तो माइनस कर देते हैं। सही परचेज सही रिटर्न निकाल के आंसर निकाल दीजिए, कहाँ इशू आ रहा है इसमें। कोई भी ग्रोथ प्रॉफिट निकालना है, ग्रोथ प्रॉफिट आपने सारा सोल्व करो, ग्रोथ प्रॉफिट भाई ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन ही पूरा गलत है, आप देखिए यहाँ पर बेनिफिट है, हमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन में बेनिफिट है।
अब तो वो वाली चीज खत्म कर दी जो आपको टाइप करना पड़ रहा था। आपको मेन आंसर लिखना जी, आप अपना पेपर लो, अपना उसमें कैलकुलेशन करो और जैसे मर्जी करो, उल्टी सीधी किसी तरीके से आंसर निकाल दो मेन। अब अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो मेन आंसर तो निकाल ही लोगे ना दोस्त। अब वो वाली बात है जी सर हमसे मेन आंसर नहीं निकला तो हमारा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो पहले भी होता दोस्त, वो पहले भी होता। ऑफलाइन में भी स्टेप मार्किंग ऐसी हो रही थी, वो पहले भी होता। अगर आपका मेन आंसर नहीं निकलता या आपका स्टेप वाइज आंसर नहीं, अच्छे ग्रोस प्रॉफिट गलत निकल गया, आपने ऊपर का सारा ठीक करा है, आपका गलत हो जाता पूरा। पहले भी ऐसी था, अब भी ऐसी है, कोई इशू नहीं है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली कर लोगे। तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है ये। अब बात कर लेते हैं कि थ्योरी है, थ्योरी में बहुत चीज आसान है। अगर इसके बाद भी प्रैक्टिकली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं लॉ की। अब लॉ में क्या हुआ, लॉ में जो प्रॉब्लम ये आई कि लॉ तो पूरा थ्योरी है, इसके अंदर स्टेप मार्किंग कैसे होगी। तो अब लॉ को क्या हुआ कि पूरे 100 मार्क्स का है, तो पहले 100 मार्क्स के पेपर में 25 नंबर के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आते थे, 25 नंबर के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक करके आते थे, है ना। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैचिंग वगैरह आता था 25 नंबर में, और बाकी जो पूरा नंबर था उसमें क्या आता था सर, आपके पास पूरा कंटेंट आता था 100 नंबर का, 75 नंबर का, जो आपके पास पूरा लिखने वाला होता था। अब हमारे जो सर ने कहा कि हम यहाँ पर आपको 40 नंबर का दे रहे हैं, हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं आपको, 40 नंबर का दे रहे हैं। 40 नंबर का मतलब 20 नंबर का एमसीक्यू। अगर किसी बच्चे को अच्छे से तैयारी करके आया होगा, अच्छे से एमसीक्यू पढ़कर आया होगा, ये 20 नंबर के एमसीक्यू 10 मिनट में कर देगा वो। 20 मार्क्स आ गए 10 मिनट में, 10 मिनट में आपके 20 मार्क्स आ गए, ठीक है जी, 10 मिनट में 20 मार्क्स आ गए। और जो अगला 20 नंबर का है वो भी 10 मिनट में कर देगा। लेट सपोज कि उसने 10 मिनट में वो भी कर दिया, तो 20 मिनट लगेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपकी तैयारी अच्छे से है। दोस्तों वही वाली बात है ना कि आपने तैयारी अच्छे से करी है नहीं करी, मैं उनकी बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उनकी बात ही कह रहा हूं कि पहले आपको 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने में, 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने में 1 घंटा लग जाता था। आज वही 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने में आपको 20 मिनट लग रहे हैं, तो आपके कितने मिनट बच गए, 40 मिनट बच गए। ये तो हम मानते हो ना। पहले 40 नंबर का पेपर, बहुत पूरा कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, पहले 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने में 1 घंटा लगा, क्योंकि 40 में से 25 नंबर का तो आपके पास क्या था, 40 में से 25 नंबर का तो आपके पास क्या था दोस्त, आपके पास वो एमसीक्यू, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट में कर देते थे, 10-15 मिनट में वो सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक कर जाते थे। पहले क्या होता था, 25 नंबर का एमसीक्यू आया करता था, एमसीक्यू आते थे, ट्रू फॉल्स आते थे और मैचिंग आते थे, 25 नंबर का होता था। ये मान के चलो 15 मिनट में आपने वो समाप्त कर दिए, 15 मिनट में आपने वो कर दिए। अब बाकी जो 15 नंबर का क्वेश्चन होता था इसमें 2 क्वेश्चन आते थे बड़े बड़े। अब ये 2 क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम तो टाइम लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि पहले जो ऑफलाइन एग्जाम होता था उसमें 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाता था, आज वही 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 20 मिनट लग रहे हैं। ऐसा उनको कहने का तरीका है, 20 मिनट लग रहे हैं। और सेम फाइनल के लिए भी यही है। पहले क्या होता था फाइनल वाले में, अगर मैं बात करूं फाइनल के लॉ के पेपर में बात करें, तो फाइनल के लॉ के पेपर में क्या होता था, 20 नंबर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। उसमें क्या होता था, 10 एमसीक्यू आते थे, क्या आता था, 10 एमसीक्यू आते थे 20 मार्क्स में, जिसके अंदर आपको रीजन देना होता था। यहां पर तो रीजन भी नहीं है दोस्त, यहां पर तो रीजन में नहीं है, यहां पर तो और सिंपल कर दिया फाइनल का लॉ। पहले फाइनल के एमसीक्यू के अंदर रीजन होते थे, रीजन, पहले फाइनल के एमसीक्यू के अंदर रीजन होते। अब देखो क्या है फाइनल का एमसीक्यू, देखो आप लॉ का, आपको कोई रीजन नहीं लिखना, आपको सिर्फ आंसर देना, कोई रीजन नहीं लिखना, फिल इन द ब्लैंक में अमाउंट लिख देना, फिल इन द ब्लैंक में वो लिख देना। तो पहले क्या हो रहा था, फाइनल वाला का तो और बढ़िया हो गया। पहले 20 नंबर 20 मार्क्स का एग्जाम, 20 मार्क्स का पेपर आता था फाइनल का, सॉरी फाइनल के लॉ में जो एमसीक्यू आते थे 20 मार्क्स के आते थे, 10 नंबर होते थे, ठीक है। अगर आपने आंसर सही दिया तो आपका 1 नंबर, आपने रीजन सही दिया तो 1 नंबर, तो 2 नंबर मिलते थे एक क्वेश्चन के। तो 2 नंबर मिलेंगे जब आंसर ठीक करने पे 1 नंबर, रीजन सही देने पे 1 नंबर। यहां पर क्या है, यहां पर आपको 20 मिलेंगे सिर्फ आंसर ठीक कर दो। एक तो ये बेनिफिट है, ठीक है जी, बेनिफिट गिनवा रहा हूं आपको मैं। हमेशा ना चीजें देखो गलत नेगेटिव तरीके से लोगे तो आप देखो, अब तो ऑनलाइन होना ही है, कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते सर, थोड़ा पॉजिटिवनेस सोचते हैं, थोड़ा इसमें पॉजिटिवनेस निकालते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि देखो हमारे हाथ में तो नहीं है इसको चेंज करना। ऑफलाइन एग्जाम बेस्ट है, ठीक है बेस्ट है, वो अपने तरीके से बेस्ट है, पर देखते हैं इसकी ऑनलाइन एग्जाम अगर होता है तो इसमें क्या बेस्ट निकल कर आता है। मैं वो आपको गिनवा रहा हूं कि आपका थोड़ा माइंड पॉजिटिव हो और अच्छे से आप एग्जाम दे पाए कि यार ये चीज सिंपल है, ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये 20 मार्क्स के ये है, 20 मार्क्स के आपके पास ये आ गए, तो बेनिफिट ये हो गया यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए पहले रीजन 10 क्वेश्चन आते थे, रीजन के साथ देना था, 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी ज्यादा है, आराम से टिक करोगे आराम से आ जाएंगे। फिर 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हो गए,
तो 40 नंबर। तो फाइनल के लॉ के अंदर क्या होता था, पहले आप 20 मार्क्स के लिए 10 मिनट लगाते थे, अब वही 40 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में आप 20 मिनट में आप 40 मार्क्स कर दोगे। पहले 40 मार्क्स का फाइनल का एग्जाम के लॉ में, फाइनल के लॉ में 40 मार्क्स का सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटा लग जाता था। सिर्फ 40 मार्क्स लाने के लिए 1.5 घंटा लग जाता था या 1 घंटा लग जाता था। आज वही 20 मिनट लग रहे हैं। तो मतलब जो टाइम आपका बच रहा है ना, उस टाइम में आप टाइपिंग कर देना, ऐसा कहा उन्होंने। आपको बाकी आंसरों में टाइपिंग ही करना होगा, बाकी आंसर में आपको टाइपिंग ही करना होगा दोस्त। चाहे फाइनल का लॉ हो, चाहे वो इंटर का लॉ हो, चाहे और भी कोई थ्योरी सब्जेक्ट हो। वो कह रहे हैं कि आपका जो टाइम बच रहा है, जिसमें हमने ज्यादा एमसीक्यू 40 मार्क्स के एमसीक्यू जो प्रोवाइड करे, 40 एमसीक्यू और फिलअप जो प्रोवाइड करे, उसमें आपका 20 मिनट में हो जाएगा, आपका 40 मिनट बच रहा है। पहले 1 घंटा लगता था 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करने में, आज आपका वही अटेम्प्ट करने में 20 मिनट लग रहा है। तो जो 40 मिनट आपके बच रहे हैं, उस 40 मिनट में आप टाइपिंग कर लेना। तो भैया लॉ के पेपर में जो स्टेप वाइज मार्किंग होगी वो कैसे होगी, आपको आंसर लिखने होंगे। और पता है इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखिए। सही तरीका यही है, टाइम बचेगा, टाइम बचेगा, आप कुछ भी मत पढ़िए उसके अंदर। पहले भी इंस्टीट्यूट यही कहता था कि लॉ के पेपर में आप कंटेंट ज्यादा लिखने की मत सोचिए, बीकॉम नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। आप टू दी पॉइंट आंसर लिखिए, टू दी पॉइंट, मतलब जो आपसे पूछा गया है उतनी ही बात बताइए, ज्यादा मत बताइए। तो इसलिए आपको बाकी पेपर में टाइप करना होगा। तो पहले 40 मार्क्स के पेपर के अंदर 1 घंटा लगता था, अब 20 मिनट लग रहे हैं, तो 40 मिनट बच रहे हैं, उसको बाकी में लगा दीजिए और बाकी में टाइपिंग कर लीजिए। एटलीस्ट अगर आप लॉ का पेपर 80 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करते हो, 40 का तो ये हो गया, 40 की टाइपिंग तो कर सकते हो ना भाई, 40 की टाइपिंग तो कर सकते हो अगले 2.5 घंटे में। तो अगर 40 नंबर की टाइपिंग आप कर सकते हो टू दी पॉइंट बात लिखकर, तो इनफ है दोस्तों 80 मार्क्स का लॉ अटेम्प्ट करने पे। या आप पूरा भी कर सकते हो अगर आप आराम से लिखोगे, कोई हड़बड़ी नहीं करोगे, आराम से टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम नहीं बीत रहा। टू दी पॉइंट बात करो। जहां आप 1.5 पन्ना भरते थे, क्यों भर रहे हो 1.5 पन्ना? जब वो पन्ने एक पन्ने में बात हो जाएगी, जब वो चीज एक पन्ने में हो सकती है, या एक ज्यादा पॉइंट में नहीं 7-8 पॉइंट में बात हो सकती है, आप उसके लिए भर भर के मत लिखिए। वो कह रहे टू दी पॉइंट बात लिख दीजिए, हम उतने में समझते हैं कि टू दी पॉइंट बात लिख देना बस हो जाएगा। सेम ऐसे हर थ्योरी सब्जेक्ट में करना है, टू दी पॉइंट बात लिखिए, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका टाइम हो जाएगा 80 to 90 आप टाइम आराम से कर सकते हैं। 40 का तो एमसीक्यू हो जाएगा 20 मिनट में, या 25 मिनट लग जाएंगे, तो बाकी 40 या 50 नंबर आप 80-90 2.5 घंटे में आराम से सोल्व कर, 2.5 घंटे बहुत होते हैं, 40 नंबर अटेम्प्ट करने में आराम कर सकते हो। थोड़ा हड़बड़ी सी मत करना बस। ये था फाइनल। और सेम चीज इंटर के उसमें भी है, सेम चीज के अंदर भी है। देखो सेम चीज के अंदर भी वही चीज है कि आपको एमसीक्यू और आपको स्टेप वाइज मार्किंग दे रखी है। देखो अगर मैं इस सीएफआर की बात करूं, फाइनल की सीएफआर की बात करूं, तो वही चीज आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन के नीचे सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इसके अंदर नहीं है, पर आपसे सब क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभी हमारा जो नया इंस्टीट्यूट ने बताया है कि हमारा जो सब क्वेश्चन आएगा वो 100% आएगा। हर क्वेश्चन के नीचे सब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और थ्योरी के अंदर नहीं दिया जाएगा। तो थ्योरी को इग्नोर कर देना भाई। प्रैक्टिकल के अंदर अगर आती हो तो टाइप कर लेना, थ्योरी को तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम भी बच रहा है, आपका टाइम पहले से बच रहा है। तो इंस्टीट्यूट का कहना कुछ इस तरीके से है कि पहले 40 मिनट 40 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 घंटा लगाते थे, अब हम उसको कम लगा रहे हैं टाइम, तो जो बच रहा है टाइम उसको बाकी में अलॉट कर दीजिए। ठीक है, ये एक बेनिफिट पर्पज है। तो आप थोड़ा पॉजिटिव देखो, ऑनलाइन एग्जाम आप बदल तो सकते नहीं, अब है तो है, अब करना है तो करना है, देना तो देना है। तो पॉजिटिवनेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहा हूँ कि आप दे सकते हैं, बहुत ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना हवा मत बनाइए इस चीज का। ठीक है, हम तो विरोध कर रहे थे कि ऑनलाइन होकर ऑफलाइन हो जाए, कि ठीक है जो पहले चलन चलता आ रहा है वो चल दो, पर अब इंस्टीट्यूट नहीं मानने को रह जी, तो इसी में हम थोड़ा अच्छा ही ढूंढते हैं, इसी में थोड़ा पॉजिटिवनेस ढूंढते हैं। तो वो वाली बात है दोस्त। तो अगर आपको स्टेप वाइज मार्किंग समझ में आई और भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्त। और ऐसी रेगुलर अपडेट, पूरी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए इतने रेगुलर अपडेट नहीं चीजें बताने के लिए, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कृपया करके सब्सक्राइब करिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छा कुछ करने का मन करेगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टेप बाय मार्किंग से, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, मैं आपको इमीडिएट उसका वीडियो बनाकर क्लियर करूंगा, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट कर दीजिए, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आती है मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा आपकी वीडियो के अंदर, सारी कमेंट का वीडियो के अंदर एक रिप्लाई वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारा क्लियर कर दूंगा। कृपया करके कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।